हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। इस सेक्शन में बेटा हम लोग पढ़ने वाले लिपिड्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया, अमीनो एसिड पढ़ लिया। अब बारी है बेटा हम लोग को लिपिड्स समझने की। ठीक है, सो टुडे आवर मेन एम्फेसिस विल बी अपॉन बायोलॉजिकल रेलेवेंस ऑफ लिपिड्स एज वेल एज व्हाट लिपिड्स आर, व्हाट आर सर्टेन टाइप्स ऑफ लिपिड, तो सब हम लोग देखने वाले। ठीक है, सो लिपिड में सबसे पहले लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ लिपिड। किसको बोलेंगे लिपिड? एनी बायोमोलिक्यूल बेटा, कोई भी बायोमोलिक्यूल that is soluble in a non-polar solvent. Any biomolecule that is soluble in a non-polar solvent या फिर ऑयल soluble जो होता है उस बायोमोलिक्यूल को क्या बोलते हैं? लिपिड बोलते हैं। ठीक है, अगर लिपिड ऑयल soluble है सो इसका एक और भी मीनिंग निकल के आता है कि ये वाटर क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा, वाटर इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, तो जब हम लोग पॉलीसेक्राइड पढ़ रहे थे, मोनोसेक्राइड पढ़ रहे थे, तो उसमें देखा था कि वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड होते या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते। जब अमीनो एसिड पढ़ रहे थे तो उधर देखा था कि उसमें अमीनो ग्रुप होता, कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता। जब न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे थे तो ये देखा कि उसमें प्यूरिन होता, पिरिमिडीन होता और उसमें बहुत सारी और भी चीजें होती, फॉस्फेट होता, शुगर होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना कोई स्ट्रिक्ट केमिकल डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कोई भी ग्रुप हो, अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, फॉस्फेट हो, नाइट्रोजनस बेस हो, कुछ भी हो, एनी बायोमोलिक्यूल विच इज सॉल्युबल इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिपिड बोलेंगे। सो हर कोई भी बायोमोलिक्यूल हो, उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, लेकिन अगर उसका नेट डायपोल मोमेंट कम है, मतलब वो नॉन पोलर है, तो उसको हम लोग लिपिड बोलते हैं। सो एनी ऑयल soluble बायोमोलिक्यूल कैन बी कॉल्ड एज लिपिड एंड देयरफॉर ऑल लिपिड्स विल बी वाटर इनसॉल्युबल। ठीक है, तो लिपिड्स में याद रखो कि सबसे सिंपल जो लिपिड है, जो सबसे सिंपल लिपिड है एनसीईआरटी में जो दिया है, वो दिया है 3 कार्बन का होता है, उसका नाम होता ग्लिसरॉल। ठीक है ना, 3 कार्बन का लिपिड होता, उसका नाम क्या है बेटा? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ग्लिसरॉल को क्या बोलते हैं बेटा? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो? प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, 1,2,3 ट्राइऑल। ठीक है, तो बेसिकली 3 कार्बन बनाने हैं। ठीक है, 3 कार्बन बनाने हैं और तीनों कार्बन पे एक एक क्या लगाना है? हाइड्रोक्सी। कितना हाइड्रोक्सी हो जाएगा टोटल? 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। तो देखो ये हो गया CH2OH, ये हो गया CHOH और ये वाला लास्ट वाला फिर से क्या हो गया? CH2OH। तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल या फिर ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। एज यू कैन सी दिस इज अ लिपिड और ये इसके 3 कार्बन है, 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राइऑल, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन या फिर सिंपल लैंग्वेज में ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज द सिंपलेस्ट लिपिड। एनसीईआरटी में लिखा ग्लिसरॉल एक सिंपल लिपिड है। ऑब्वियसली अगर ये लिपिड है तो ये ऑयल सॉल्युबल होगा और इसका नेट डायपोल मोमेंट कम होगा। ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। नेक्स्ट दूसरा वाला जो लिपिड आता है उसको बोलते हैं फैटी एसिड। तो सेकेंड तरह का जो लिपिड है वो कौन सा आया? फैटी एसिड। बेटा ग्लिसरॉल एक मॉलिक्यूल था, लेकिन फैटी एसिड जो है ये सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स का नाम है, ये एक फैमिली ऑफ कंपाउंड्स का नाम है। ठीक है, फैटी एसिड किसको बोलेंगे? फैटी एसिड उसको बोलेंगे जिसमें लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। जो क्या होगा? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा फैटी एसिड किसको बोलेंगे? जो लॉन्ग चेन क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए इसमें कौन सा ग्रुप पाया जाएगा? कार्बोक्सिलेट। ठीक है, बना दे रहा हूं मैं। ठीक है, और क्योंकि ये लॉन्ग चेन है तो इसमें एक अल्किल ग्रुप पाया जाएगा। ऐसे क्या पाया जाएगा? अल्किल ग्रुप। ठीक है, तो इसी अल्किल ग्रुप और कार्बोक्सिलेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। इसमें ये जो R ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है? फैटी ग्रुप है और ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है? एसिड है। ठीक है ना, फैटी एसिड। ठीक है,
इसमें क्या होगा, एक लॉन्ग चेन ग्रुप होगा जिसको आप क्या बोलोगे, अल्काइल ग्रुप। जनरली ये अल्काइल होता है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, मतलब COOH होगा, ठीक है। फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरली हम लोग 3 कार्बन से शुरू करते हैं, प्रोपेनोइक एसिड से फैटी बोलना शुरू करते हैं, लेकिन याद रखो स्मॉल चेन फैटी एसिड भी होते, मीडियम चेन फैटी एसिड भी होते, लॉन्ग चेन भी होते, और बहुत सारे ऐसे होते जिसमें 22 से भी ज्यादा कार्बन होता, उसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ठीक है ना। एनीवेज फैटी एसिड जो है, इसको समझने के लिए हम लोग को एक इनका क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा। सो लेट अस क्लासिफाई फैटी एसिड। फैटी एसिड को क्लासिफाई करके समझते हैं, ठीक है। तो बीच में मैं लिख रहा हूं फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड्स बेटा 2 तरह के होते हैं। पहला वाला कौन सा, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और दूसरा वाला कौन सा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। अब जैसा कि इसका नाम बता रहा है, सैचुरेटेड फैटी एसिड में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगी या कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगी। तो यहां पे क्या लिख रहा हूं, नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगी, ठीक है। और अनसैचुरेटेड वाले में बेटा हम लोग ट्रिपल बॉन्ड में जनरली इंटरेस्टेड नहीं है, बायोलॉजी में हम लोग जनरली डबल बॉन्ड में इंटरेस्टेड है। तो यहां पे क्या लिख रहे हैं, एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होनी चाहिए। अगर एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गई तो फैटी एसिड बाय डेफिनेशन क्या है, अनसैचुरेटेड, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन जुड़ सकती है और डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन जुड़ सकती है, जहां डबल बॉन्ड नहीं है वहां नहीं जुड़ सकती। तो अनसैचुरेटेड में क्या याद रखना है, कैन नॉट बी हाइड्रोजनेटेड। इनमें हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकती, इसमें ऑलरेडी सैचुरेटेड है हाइड्रोजन से ना। तो ये वाले क्या है, कैन नॉट बी हाइड्रोजनेटेड। और ये वाले क्या है, कैन बी हाइड्रोजनेटेड। वेरी इजी, इनका हाइड्रोजनेशन हो सकता है। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन जुड़ सकती ना, कैन बी हाइड्रोजनेटेड, ठीक है। नेक्स्ट सैचुरेटेड वाला बहुत आसान है बेटा, सैचुरेटेड वाला वेरी वेरी इजी। इसमें बस क्या याद रखना है कि बस एक अल्काइल चेन होगी, ठीक है, मतलब बेसिकली n नंबर ऑफ टाइम्स CH2 रिपीट करेगा और एक लास्ट में क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलेट। बीच में कहीं कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, ठीक है। तो इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है CH3 CH2N और COOH। ये किसका जनरल फॉर्मूला है, सैचुरेटेड फैटी एसिड का। सैचुरेटेड वालों का जनरल फॉर्मूला होता है, ये जो लिख रहा हूं मैं, ये सैचुरेटेड वाले का क्या है बेटा, जनरल फॉर्मूला। CH3 एक मिथाइल N टाइम्स CH2 और फिर क्या, COOH। यहां पे याद रखो कि जो COOH है, इस वाले एंड को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एंड, और ये जो CH3 वाला एंड है, इस वाले एंड को हम लोग बोलते हैं ओमेगा एंड, ठीक है ना। और बीच में क्या है, अल्काइल। तो अगर आपको n नंबर दिया है, ठीक है, अगर n नंबर दिया है तो उस n नंबर में 2 और जोड़ना पड़ेगा तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आएंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू n+2। क्योंकि n किसको बोलते हैं, ये जो बार बार रिपीट करता है इसको n बोलते हैं। तो एक कार्बोक्सिलेट कार्बन और एक मिथाइल कार्बन जोड़ के टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या आएंगे, n+2, ठीक है। तो याद रखो इसमें 2 एग्जाम्पल अपने को याद रखने सैचुरेटेड वाले में। पहला वाला कौन सा याद रखना है, पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। और दूसरा वाला कौन सा याद रखना है, स्टीयरिक एसिड। पाल्मिटिक और कौन सा दूसरा वाला, स्टीयरिक एसिड। बेटा पाल्मिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड में से आप ऐसे याद रखो, अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में P पहले आता है, S बाद में आता है, PQRS। तो जो P पहले आता है उसमें कम कार्बन होते, उसमें 16 कार्बन होते, और जो S वाला बाद में आता है उसमें ज्यादा कार्बन होते, ठीक है। सो पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होते और स्टीयरिक एसिड में 18 कार्बन होते हैं। पाल्मिटिक एसिड हैज 16 कार्बन, स्टीयरिक एसिड हैज 18 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलेट कार्बन।
मतलब इस वाले को इंक्लूड करके, ठीक है। तो अगर पाल्मिटिक एसिड मेरे को लिखना हो तो उसका कितना आसान हो गया, पाल्मिटिक एसिड का बहुत आसान हो गया। बस क्या करना है, पाल्मिटिक एसिड अगर लिखना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये 16 कार्बन का होगा और पाल्मिटिक एसिड क्या होगा, CH3 होगा, बीच में 14 टाइम्स CH2 होगा और लास्ट में क्या होगा, COOH। इसको क्या बोलेंगे, पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड के पास 16 कार्बन है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलेट कार्बन। अगर आप कार्बोक्सिलेट को ना इंक्लूड करो तो पाल्मिटिक एसिड हैज हाउ मेनी कार्बन्स, 9। अगर देखो 16 कार्बोक्सिलेट को लेके हैं तो 15 कार्बन होंगे एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिलेट कार्बन। तो यहां पे आप दो बातें इसके बारे में लिख सकते हो, पाल्मिटिक एसिड हैज 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलेट कार्बन एंड 15 कार्बन एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिलेट कार्बन। लेकिन अगर कोई पूछे एन नंबर कितना है पाल्मिटिक एसिड का, तो एन नंबर इसका 14 है, ठीक है। सो पाल्मिटिक एसिड में फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है, पाल्मिटिक एसिड हैज 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलेट कार्बन and 15 carbon excluding carboxylate carbon and N number is 14, ठीक है। अभी आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पे। बेटा डबल बॉन्ड अगर एक भी है, even if there is just one single double bond, the fatty acid has got to be called unsaturated fatty acid. Now in such a case there are again possibilities that there can be only one double bond, there can be two double bond or there can be a multitude of double bond, ठीक है। अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर दो डबल बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं डाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है ना। इसमें एक होगी मोनो वाले में, डाई वाले में दो होगी। इस वाले को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं MUFAs, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और इस वाले को बोलते हैं डूफा, DUFAs, डाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इसके एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, मोनो अनसैचुरेटेड वाला ओलिक एसिड, डाई अनसैचुरेटेड वाला अल्फा लिनोलेनिक एसिड, लेकिन जो नहीं दिए हैं वो नहीं आने वाले। लेकिन जो तीसरा वाला कैटेगरी है ये इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बेटा इसमें मोर देन 2 डबल बॉन्ड होती है, इसको क्या बोलते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है ना। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है, इसका एक एग्जांपल है जो मैं आपको बताऊंगा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं PUFAs, PUFAs। इसका एक एग्जांपल जो अपने को याद रखना है वो कौन सा है बेटा, एरेकिडोनिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड। ये 20 कार्बन का पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तीन तरह के, मोनो अनसैचुरेटेड, डाई अनसैचुरेटेड और इंटरेस्टिंग वाले पॉली अनसैचुरेटेड। पॉली अनसैचुरेटेड में दो से ज्यादा डबल बॉन्ड होती है। पॉली अनसैचुरेटेड का एक एग्जांपल क्या है, एरेकिडोनिक एसिड। डोंट कंफ्यूज एरेकिडोनिक एसिड विथ एरेकिडिक एसिड। एरेकिडिक एसिड इसमें आता है, सैचुरेटेड में आता है, और एरेकिडोनिक एसिड किस में आता है, पॉली अनसैचुरेटेड में आता है, वो अनसैचुरेटेड है। तो फैटी एसिड जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये फैटी एसिड ब्रॉडली दो तरह के हैं। पहली वाली कैटेगरी कौन सी है फैटी एसिड की, सैचुरेटेड, नो डबल बॉन्ड, कैन नॉट बी हाइड्रोजनेटेड। यहाँ पे एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन सिंगल हाइड्रोजनेशन इवेंट कैन टेक प्लेस इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनका हाइड्रोजनेशन हो सकता है, इनका हाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता है। जनरली ये सारे जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, तो जनरली ये फैटी होते हैं। ये क्या होते हैं, फैटी होते हैं। ऑब्वियसली फैटी एसिड वो भी है, लेकिन ये वाला जनरली ऑयली होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजनेटेड वाले या फिर सैचुरेटेड वाले फैटी होते हैं और ये वाला जनरली ऑयली होता है, बट नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अभी आएंगे हम लोग एरेकिडोनिक एसिड पे, जो कि अपना पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है, ठीक है ना। तो अभी हम डायरेक्टली शिफ्ट मारेंगे किसके ऊपर, एरेकिडोनिक एसिड को और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखो बेटा, एरेकिडोनिक एसिड जो है ये 20 कार्बन का पूफा है, ठीक है।
20 कार्बन का PUFA है, it has 20 carbon including carboxylate carbon. In other words, it has 19 carbon excluding carboxylate carbon. ठीक है, सो एराकिडोनिक एसिड के पास कितने कार्बन है? 20 कार्बन है, 20 कार्बन है। और याद रखो इसमें कार्बन रेशियो डबल बॉन्ड होता है 20:4, मतलब इसमें 4 डबल बॉन्ड है। ये पॉली अनसैचुरेटेड है ना, इसके पास कितनी डबल बॉन्ड होती हैं? 4 डबल बॉन्ड्स होती हैं, 4 डबल बॉन्ड्स होती हैं। और ये 4 डबल बॉन्ड कैसी होती हैं? सिस टाइप की डबल बॉन्ड होती है। आप जानते हो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस होता है नेचर में, तो ये सिस टाइप की 4 डबल बॉन्ड्स होती हैं 5, 8, 11, 14 पोजीशन पे, 5, 8, 11, 14 पोजीशन पे डेल्टा एंड से। ठीक है ना, तो इसको बनाना बड़ा ही सिंपल है, एक बार मैं बना देता हूं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो हम लोग शुरू कर रहे हैं डेल्टा एंड से, मतलब डेल्टा एंड मतलब कौन सा एंड? कार्बोक्सिलेट एंड। कार्बोक्सिलेट एंड से शुरू कर रहे हैं, तो ये वाला कार्बन कौन सा हो जाता है? डेल्टा 1, पहला कार्बन हो जाएगा ना। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा? 2, ये क्या हो जाएगा? 3, ये क्या हो जाएगा? 4, और ये क्या हो जाएगा? 5। देखो बेटा, 5th पोजीशन पे डबल बॉन्ड है डेल्टा एंड से, मतलब 5th और 6th कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगी, आ गई डबल बॉन्ड। ये कौन सा कार्बन हो गया? 6th। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, तो इसको हल्का सा बेंड दिखाते हैं। ठीक है, देखो यहां से शुरू करा मैं बनाना, थोड़ा सा ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। 6, 7, 8। अब देखो 8 पे फिर डबल बॉन्ड आ जाएगी, 8 और 9 के बीच में फिर से क्या आ जाएगी? डबल बॉन्ड आ जाएगी, तो मॉलिक्यूल थोड़ा सा और बेंड हो जाएगा, फिर 9, 10, 11, 11 और 12 के बीच में फिर डबल बॉन्ड आ जाएगी, 12, 13, 14, 14 और 15 के बीच में फिर डबल बॉन्ड आ जाएगी, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो तो डेल्टा एंड से 1, 2, 3, 4, 5 5th पोजीशन पे, 6, 7, 8 8 पोजीशन पे, 9, 10, 11 11 पोजीशन पे, 12, 13, 14 14 पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड। इसको बोलते हैं एराकिडोनिक एसिड। आप नोटिस करो कि एराकिडोनिक एसिड ये पॉली अनसैचुरेटेड है, इसमें 4 डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मैंने बता दी 5, 8, 11, 14 डेल्टा एंड से, मतलब कार्बोक्सिलेट एंड से। ठीक है, अगर आप इसी को if you start visualizing it from the omega end, तो ये वाला जो 28 डेल्टा कार्बन है, इसको, इस वाले कार्बन को आप ओमेगा एंड से भी नंबरिंग कर सकते हो। इसको आप बोल सकते हो ओमेगा 1, तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5 और ओमेगा 6। ऑब्वियसली यहाँ 20 तक आ सकते हो, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूं कि ओमेगा 6 पे डबल बॉन्ड है। ओमेगा 6 पे डबल बॉन्ड होने की वजह से इस वाले को हम लोग ओमेगा 6 फैटी एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमेगा 6 फैटी एसिड भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, एक और फैटी एसिड होता है आइकोस पेंटाइनोइक एसिड, उसमें यहां पे भी एक डबल बॉन्ड आ जाती है 17, 18 के बीच में। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो याद रखो कि एराकिडोनिक एसिड एक तरह का ओमेगा 6 फैटी एसिड है। एराकिडोनिक एसिड 4 डबल बॉन्ड होती है, इसमें 20 कार्बन होते इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलेट कार्बन। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए मैं इसको साफ साफ लिखवा दे रहा, कहीं पे लिख लो आप। एराकिडोनिक एसिड हैज हाउ मेनी कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलेट कार्बन? देखो ना कितने कार्बन है, इस वाले को लेके 20 कार्बन है, हैज 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलेट कार्बन, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलेट कार्बन। ठीक है, इसका मतलब इट हैज 19 कार्बन एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिलेट कार्बन। ठीक है, तो वापस आते हैं, फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन देख लिया, सैचुरेटेड वाले देख लिया, अनसैचुरेटेड वाले देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे, याद करो पहले हम लोगों ने शुरुआत करी ग्लिसरॉल से।
अभी कुछ मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, कुछ लिपिड्स में क्या होता है कि फैटी एसिड भी होता है और ग्लिसरॉल भी होता है, उनको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरोलिपिड्स, या फिर उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ग्लिसराइड्स। ठीक है ना। तो एक नया क्लास ऑफ मॉलिक्यूल आ जाता है ग्लिसराइड्स, ये भी लिपिड है। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं, इनका एक और नाम है एसिल ग्लिसरॉल्स, एसिल ग्लिसरॉल्स, या फिर इन्हीं का नाम है ग्लिसरोलिपिड्स, ग्लिसरोलिपिड्स। इनमें ग्लिसरॉल होता है इसलिए इनको ग्लिसरो भी बोलते हैं, इनमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है इसलिए इनको एसिल ग्लिसरॉल बोलते हैं, कभी कभी इनको सिर्फ ग्लिसराइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ग्लिसराइड में क्या होगा, ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल भी होगा, ग्लिसरॉल भी होगा, ग्लिसरॉल भी होगा, और ग्लिसरॉल के साथ साथ फैटी एसिड भी होगा। तो एनसीईआरटी की लाइन है, सम लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो जिसमें ग्लिसरॉल भी हो और फैटी एसिड भी हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लिसराइड। ठीक है, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो ग्लिसरॉल में 3 कार्बन होते बेटा, 3 कार्बन। ठीक है, अगर इसके 3 कार्बन में से एक कार्बन पे ही फैटी ग्रुप लगेगा, फैटी एसिड लगेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। अगर 2 पे लग जाएगा, सेम या डिफरेंट ग्रुप लग जाएगा, तो इसको बोलेंगे डाइग्लिसराइड। और अगर तीनों कार्बन पे फैटी ग्रुप लग जाएगा, सेम लगे या डिफरेंट लगे कोई नहीं फर्क पड़ता, उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड। ठीक है ना। तो बेटा ग्लिसराइड एक्चुअली में बेसिकली कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। तो बीच में मैं देखो फिर से क्या लिख रहा हूं, ग्लिसराइड। ग्लिसराइड कौन से लिपिड है, हैज फैटी एसिड्स एस्टेरिफाइड टू ग्लिसरॉल, एस्टेरिफाइड टू ग्लिसरॉल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसमें फैटी एसिड भी होगा, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा, और ग्लिसरॉल भी होगा, और इन दोनों के बीच में कौन सी लिंकेज होगी, एस्टर लिंकेज होगी। एस्टर जानते हो, COOC को बोलते हैं एस्टर, COOC को बोलते हैं एस्टर। तो जो ग्लिसराइड है इसमें एक फैटी एसिड भी एस्टेरिफाई हो सकता है ग्लिसरॉल से, 2 फैटी एसिड भी एस्टेरिफाई हो सकता है, और 3 भी एस्टेरिफाई हो सकता है। तो जिसमें सिर्फ एक ही फैटी एसिड होगा उसको हम लोग बोलेंगे मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड भी बोलेंगे या फिर मोनो एसिल ग्लिसरॉल भी बोलेंगे। ग्लिसराइड को एसिल ग्लिसरॉल भी बोलते हैं ना, तो मोनो एसिल ग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं, मोनो एसिल ग्लिसरॉल। इसमें ग्लिसरॉल एक है, 1 ग्लिसरॉल, और इसमें फैटी एसिड भी एक है, फैटी एसिड भी एक है, तो ऑब्वियसली एस्टर लिंकेज भी एक ही होगी। नेक्स्ट दूसरा वाला कौन सा आएगा, डाइग्लिसराइड। बेटा नेक्स्ट आएगा डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड को हम लोग बोल सकते हैं डाई एसिल ग्लिसरॉल, डाई एसिल ग्लिसरॉल। ठीक है, और ये वाले में क्या होगा, एक ग्लिसरॉल के ऊपर 2 फैटी एसिड आएंगे, 1 ग्लिसरॉल होगा लेकिन फैटी एसिड कितने होंगे, 2। ये फैटी एसिड सेम भी हो सकते हैं, जैसे दोनों पाल्मिटिक भी हो सकते हैं, और ये अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब एक जो होगा वो पाल्मिटिक हो सकता है, दूसरा जो ओलिक हो सकता है, या फिर दूसरा स्टीयरिक हो सकता है, दूसरा एराकिडोनिक हो सकता है। ठीक है, तो सेम फैटी एसिड भी हो सकते हैं और डिफरेंट फैटी एसिड भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या आया, तीसरा वाला तरह का ग्लिसराइड कौन सा है, जो सबसे बड़ा ग्लिसराइड है, ये कौन सा है बेटा, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड, इसको हम लोग ट्राई एसिल ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, या शॉर्ट में इसको TAGs भी बोलते हैं। ट्राई एसिल ग्लिसरॉल की वजह से शॉर्ट में इसको टैग्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने ग्लिसराइड्स पढ़े, मोनोग्लिसराइड्स और डाइग्लिसराइड्स, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ट्राइग्लिसराइड है। ये ट्राइग्लिसराइड ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बायोलॉजिकली फंक्शनल है। अपने एडिपोज टिश्यू में, बॉडी फैट में, एडिपोसाइट्स के अंदर, फैट सेल्स के अंदर किस फॉर्म में फैट स्टोर होता है, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर होता है।
तो ये जो ट्राइग्लिसराइड है बेटा, ये बॉडी फैट है। क्या है? बॉडी फैट है। इसका मतलब ये वाला बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। इन तीनों ग्लिसराइड्स में से सबसे ज्यादा बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कौन है? ट्राइग्लिसराइड, क्योंकि ये एनिमल का रिजर्व फूड है। याद रखो, एनिमल में दो तरह के रिजर्व फूड होते हैं। शॉर्ट टर्म रिजर्व फूड ग्लाइकोजन होता, और लॉन्ग टर्म रिजर्व फूड फैट होता है। ये जो फैट होता है, बॉडी फैट, ये क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड होता है। इसमें कितने फैटी एसिड होते हैं बेटा? 3 फैटी एसिड्स, सेम और डिफरेंट, और प्लस कितना ग्लिसरॉल होता? 1 ग्लिसरॉल होता। ठीक है ना? तो ग्लिसराइड वो बायोमोलिक्यूल है, वो लिपिड है जिनमें ग्लिसरॉल भी होता है और 1 या 3 तक फैटी एसिड भी होता है। तो दे हैव फैटी एसिड्स, और इनमें एस्टर लिंकेज के साथ ग्लिसरॉल से कनेक्शन होता है। They can be monoglyceride if they have 1 fatty acid, 1 glycerol. They can be diglyceride if they have 2 fatty acids esterified to a single molecule of glycerol. And there can be 3 fatty acids esterified to only 1 molecule of glycerol. उस केस में क्या बोलेंगे? ट्राइग्लिसराइड या ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल या फिर बॉडी फैट। ठीक है, अभी मैं आपको ट्राइग्लिसराइड बना के समझाता। ठीक है, लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन विद ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड बनाने के लिए सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा ग्लिसरॉल। 3 कार्बन बना दिए। ठीक है, और इन 3 कार्बन को जल्दी से मैं नंबर दे देता हूं। लेट मी नंबर देम एज 1 2 3। ठीक है, देखो बेटा, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा फिर से ये हो गया। ठीक है, अभी अपने को 3 फैटी एसिड्स लगाने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इतना पार्ट जो है, अगर आप नोटिस करो तो ये तो ग्लिसरॉल है, जो ब्लैक से मैंने बनाया। ये क्या है? ग्लिसरॉल है। अब मैं फैटी एसिड को ब्लू से बना दे रहा हूं, तो देखो 3 फैटी एसिड लगेंगे एक ही ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल पे, और नोटिस करना लिंकेज कौन सी है। ठीक है ना? तो यहां पे देखो, ये फैटी एसिड का ग्रुप है। ठीक है, इसको हम लोग आर ग्रुप भी बोलते हैं ना, तो इसको हम लोग सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, आर, लेट अस से R1 लिख दिया मैंने। ठीक है ना? ये एक फैटी एसिड लग गया। नेक्स्ट सी, और ये क्या लग गया? या तो R1 ही, या तो कोई दूसरा भी लग सकता है, R2 भी लग सकता है। दूसरा फैटी एसिड लग गया। सेकेंड कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल पे दूसरा फैटी एसिड लग गया। फिर थर्ड कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल पे तीसरा फैटी एसिड लग गया। ये R1 भी हो सकता, R2 भी हो सकता, और या R3 भी हो सकता। ठीक है ना? तो देखो, ये जो लग रहा है ब्लू कलर का, ये फैटी एसिड से आया हुआ ग्रुप है। इसको हम लोग बोलते हैं एसाइल ग्रुप। बेटा, ये कौन सा ग्रुप है? एसाइल ग्रुप है। और कितने एसाइल ग्रुप प्रेजेंट है? ऑब्वियसली एसाइल 1, एसाइल 2, एसाइल 3। तो कितने एसाइल हो गए? 3 सेम और डिफरेंट एसाइल ग्रुप अटैच टू सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कितना एसाइल ग्लिसरॉल? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड। इसमें जो सेंटर में ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है, ये जो पार्ट है, ब्लैक वाला पार्ट है, ये पार्ट ग्लिसरॉल है। ये क्या है? ग्लिसरॉल है। ठीक है, और इसी मॉलिक्यूल में ये जो बाहर का जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? एसाइल ग्रुप है। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो तो यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि 3 चाहे सेम चाहे डिफरेंट, 3 सेम और डिफरेंट फैटी एसिड्स, ठीक है, कौन से लिंकेज से जुड़े हैं? एस्टेरिफाई हुए हैं। एस्टेरिफाई हुए हैं कितने ग्लिसरॉल पे? ग्लिसरॉल तो एक ही है, लेकिन फैटी एसिड से आए हुए ग्रुप 3 है। सो 3 सेम और डिफरेंट फैटी एसिड्स आर एस्टेरिफाइड टू 1 molecule of glycerol, are esterified to 1 molecule of glycerol। तो नोटिस करो, ग्लिसरॉल एक है, लेकिन फैटी एसिड से आए हुए मॉलिक्यूल जो है ये कितने हैं? 3 है। तो ये वाला फैटी एसिड, ये वाला फैटी एसिड, ये वाला, लेकिन ग्लिसरॉल कितना है? ग्लिसरॉल एक ही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। और यही जो है ये अपने एडिपोज टिश्यू में बॉडी फैट होता है चर्बी के फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है ना? अब नोटिस करो इसमें कितनी एस्टर लिंकेज है। अगर ऐसे कोई पूछता है कितनी एस्टर लिंकेज है, तो देखो एक ये एस्टर लिंकेज है, ठीक है, ये भी एस्टर लिंकेज है। नेक्स्ट COOC,
ये भी एक और एस्टर लिंकेज है, और लास्ट में ये भी एक एस्टर लिंकेज है। ठीक है ना, तो कितनी एस्टर लिंकेज है इस मॉलिक्यूल में? टोटल 3 एस्टर लिंकेजेस, तीन एस्टर लिंकेजेस यहां प्रेजेंट है। 3 सेम और डिफरेंट फैटी एसिड्स आर कनेक्टेड टू 3 या 1 सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल थ्रू 3 डिफरेंट एस्टर लिंकेजेस। तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। बेटा अगर एक ये वाला एसिड पाल्मिटोइल ग्रुप हो, मतलब पाल्मिटिक एसिड का ग्रुप हो, अगर ये भी पाल्मिटोइल हो, ये भी 16 कार्बन का पाल्मिटोइल हो, और ये भी 16 कार्बन का पाल्मिटोइल हो, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा? तो उस केस में बन जाएगा ट्राइपाल्मिटिन। ट्राइपाल्मिटिन, ठीक है। अगर 3 पाल्मिटिक एसिड के ग्रुप हो और एक ग्लिसरॉल हो तो क्या बन जाएगा? ट्राइपाल्मिटिन। ये भी पाल्मिटिक हो, 16 कार्बन का होता है ना पाल्मिटिक एसिड। अगर ये भी पाल्मिटिन हो, ये भी पाल्मिटिन हो, ये भी मतलब ये भी पाल्मिटोइल ग्रुप हो, तो टोटल 16 इंटू 3 कितने कार्बन हो गए फैटी एसिड वाले? 16 इंटू 3 हो गए, और प्लस ये बीच वाला ग्लिसरॉल के कितने हैं? 3 कार्बन है ब्लैक वाले, प्लस 3, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 48 प्लस 3 51 कार्बन। तो 51 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है ट्राइपाल्मिटिन, जिसमें 3 पाल्मिटिक एसिड होंगे और 1 ग्लिसरॉल होगा। ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। ट्राइपाल्मिटिन हैज हाउ मेनी कार्बन? इट हैज 51 कार्बन, बिकॉज 3 पाल्मिटिक एसिड में और एक ग्लिसरॉल में, 3 पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन होंगे? 16 इंटू 3 48, और बीच में 3 ग्लिसरॉल के कार्बन 51। तो ट्राइपाल्मिटिन इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राइग्लिसराइड। इसमें तीन तीन फैटी एसिड ग्रुप जुड़े हैं, एसाइल ग्रुप जुड़े हैं अटैच टू वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, अभी इसकी बात कर लेते हैं, इसके हाइड्रोलिसिस की बात कर लेते हैं ट्राइग्लिसराइड के। तो देखो, जब ट्राइग्लिसराइड टूटता है, जब ट्राइग्लिसराइड टूटता है तो ट्राइग्लिसराइड कौन से एंजाइम से टूटता है? लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को लाइपेज बोलते हैं ना, तो ये लाइपेज से टूटेगा और ये क्या बनाएगा? ट्राइग्लिसराइड, एक फैटी एसिड छोड़ देगा, तो क्या बचेगा? डाइग्लिसराइड प्लस एक फैटी एसिड निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग फैटी एसिड 1 बोल दे रहे हैं। अब जब ये डाइग्लिसराइड फिर से इसके ऊपर लाइपेज लगेगा, ठीक है, फिर से इसका डाइजेशन होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये इस बारी क्या बनाएगा? मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड, ठीक है, और इसमें से एक फैटी एसिड इस बार फिर भी निकल जाएगा। ये फैटी एसिड सेम भी हो सकता है या कोई दूसरा भी हो सकता है। और अभी मोनोग्लिसराइड का जब हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब फिर से इसके ऊपर लाइपेज लगेगा, तो मोनोग्लिसराइड के हाइड्रोलिसिस से ग्लिसराइड नहीं बनेगा। मोनोग्लिसराइड में तो एक ग्लिसरॉल है और एक फैटी एसिड है ना, तो इसके हाइड्रोलिसिस से फैटी एसिड निकलेगा, सेम या डिफरेंट, प्लस ग्लिसरॉल निकलेगा। ठीक है, तो याद रखो कि ट्राइग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड के हाइड्रोलिसिस से, मतलब इसके डाइजेशन से ग्लिसराइड बनता है, लेकिन मोनोग्लिसराइड के डाइजेशन से ग्लिसराइड नहीं बनता है। तो यहां पे आप एक पॉइंट लिख सकते हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोग्लिसराइड does not produce ग्लिसराइड्स। मोनोग्लिसराइड तो सिंपलेस्ट ग्लिसराइड है ना, इसके हाइड्रोलिसिस से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेगा। इंस्टेड क्या बन जाएगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। मोनोग्लिसराइड के डाइजेशन से ग्लिसराइड नहीं बनेगा, लेकिन डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड के डाइजेशन से ग्लिसराइड बनेगा। ट्राइग्लिसराइड से पहले डाइग्लिसराइड प्लस 1 फैटी एसिड निकलेगा, डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड प्लस 1 मोर फैटी एसिड निकलेगा, और जब मोनोग्लिसराइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो एक फैटी एसिड निकलेगा और ग्लिसरॉल निकलेगा। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ डाई एंड ट्राइग्लिसराइड प्रोड्यूस मोनोग्लिसराइड, या ऐसे बोलो प्रोड्यूस ग्लिसराइड, बट हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोग्लिसराइड प्रोड्यूसेस फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, बट नॉट एनी अदर सिंपल ग्लिसराइड। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और खास तरह के ग्लिसराइड की, जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसराइड। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोग्लिसराइड। ठीक है,
ये जो फॉस्फोग्लिसराइड है इसमें फॉस्फोरस होता है और ये लिपिड है, इसलिए इसको हम लोग फॉस्फोलिपिड भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये जो फॉस्फोग्लिसराइड है ये भी ग्लिसराइड है, तो इसमें भी क्या होगा, जिसके नाम में ग्लिसराइड है उसमें ग्लिसरॉल होगा ना, तो इसमें भी क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा। इसमें भी क्या होगा, फैटी एसिड होगा। जनरली 2 फैटी एसिड होते हैं और इसमें भी क्या होगा, एक जो है फॉस्फेट मोइटी होगा। क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा या फॉस्फेट मोइटी होगा। मोइटी मतलब ग्रुप, कुछ खास नहीं, मोइटी मतलब ग्रुप। ठीक है, तो फॉस्फोग्लिसराइड एक खास तरह का ग्लिसराइड है। देखो बेटा, इसमें भी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है, जिसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होते उसको हम लोग ग्लिसराइड बोलते हैं। ठीक है, तो फॉस्फोग्लिसराइड भी एक खास तरह का ग्लिसराइड है, लेकिन इसमें 2 फैटी एसिड के बजाय एक और फैटी एसिड लग के ट्राइग्लिसराइड नहीं है बल्कि फॉस्फोग्लिसराइड है, उसमें तीसरे पोजीशन पे फॉस्फेट मोइटी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही पिछली बार की तरह मैं बना देता हूं, 3 ग्लिसरॉल के 3 कार्बन, तो ये हो गए ग्लिसरॉल के 3 कार्बन हो गए, ये 1 2 3 कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल। ठीक है, देखो बेटा, CH2O CHO CH2O, ये क्या है, ये ग्लिसरॉल है। नेक्स्ट, अभी इसमें 2 पे क्या जोड़ दे रहे हैं, फैटी एसिड जोड़ दे रहे हैं। देखो C2 और C3 पे क्या जोड़ दे रहे हैं, एसाइल ग्रुप जोड़ दे रहे हैं। तो ये हो गया एक एसाइल ग्रुप R1 और ये हो गया दूसरा एसाइल ग्रुप R1 भी हो सकता या R2 भी हो सकता। ठीक है, लेकिन इस बारी C1 पे एसाइल ग्रुप नहीं होगा, फॉस्फेट मोइटी होगा। तो फॉस्फेट मोइटी क्या होता है, यहां पे फॉस्फेट आ जाएगा, फॉस्फेट। ठीक है, इस तरह से देखो, फॉस्फोरस पेंटावेलेंट होता है तो 5 बॉन्ड होती है फॉस्फेट पे, फॉस्फोरस पे 5 बॉन्ड हो गए। और बेटा ये जनरली ओनली फॉस्फेट नहीं होता, मतलब PO4 नहीं होता, इसके साथ और भी कोई ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, तो कोई और एक ग्रुप भी जुड़ा हो सकता है, मैं यहाँ पे जोड़ दे रहा हूं। ठीक है, इस केस में मैं यहाँ पे कोलिन जोड़ दे रहा हूं क्योंकि कोलिन बहुत कॉमनली जुड़ता है। तो कोलिन क्या होता है, CH2 N और इस पे 3 मिथाइल जुड़ते हैं, CH3 CH3 CH3। ठीक है, अब मैं इसको ब्रेक डाउन करने वाला, इस पूरे मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने वाला, प्लीज पे योर अटेंशन। ठीक है, तो इसमें ये जो पार्ट है बेटा ब्लैक कलर से, ये क्या बना है, ग्लिसरॉल। ये क्या है बेटा, ग्लिसरॉल। इसमें ब्लू कलर से ग्लिसरॉल कितना है, 1 है। इसमें फैटी एसिड कितने हैं, 2 हैं। तो ये एक हो गया एसाइल ग्रुप, लेट मी कॉल दिस एसाइल 1, ये फैटी एसिड का ग्रुप है। और ये हो गया दूसरा एसाइल ग्रुप, लेट मी कॉल दिस एसाइल 2, एसाइल 2 फैटी एसिड से आया। नेक्स्ट, ये जो ग्रुप है ये इतना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, फॉस्फेट। और ये जो ग्रुप है ये ऑर्गेनिक ग्रुप है, इसका नाम है कोलीन। इस ग्रुप का नाम क्या है, कोलीन। इसको बोलते हैं ट्राइमेथिल एथेनोलामीन या फिर कोलीन। ठीक है, अब ये कोलीन ऑब्वियसली एक ऑर्गेनिक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है बेटा, ये ऑर्गेनिक ग्रुप है। तो अब इस पूरे को यहां से लेके यहां तक, ये वाला जो पार्ट है, इस पूरे को आप बोल सकते हो फॉस्फोकोलीन। क्या बोल सकते हो, फॉस्फो भी और कोलीन भी। इसको एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है, फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक ग्रुप। कौन सा ऑर्गेनिक ग्रुप, फॉस्फोराइलेटेड। बेटा ये ऑर्गेनिक ग्रुप डायरेक्टली ग्लिसरॉल से नहीं जुड़ा है, ये ऑर्गेनिक ग्रुप फॉस्फेट से जुड़ा है और फॉस्फेट ग्लिसरॉल से जुड़ा है। तो यहाँ पे C1 ऑफ ग्लिसरॉल पे ऑर्गेनिक ग्रुप नहीं है, C1 ऑफ ग्लिसरॉल पे फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक ग्रुप है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक ग्रुप, या फिर इसी को आप बोल सकते हो कौन सी मोइटी, फॉस्फेट मोइटी। इसी को आप बोल सकते हो फॉस्फेट मोइटी। ठीक है ना। तो देखो फॉस्फोलिपिड में या फॉस्फोग्लिसराइड में क्या होता है, एक होता है ग्लिसरॉल, देन एक होता है फैटी एसिड ग्रुप और एक दूसरा भी फैटी एसिड ग्रुप होता है। जनरली 2 फैटी एसिड ग्रुप होते हैं।
तो याद है ऐसा हम लोग बनाते थे ना फॉस्फोलिपिड को सेल वाले चैप्टर में, ऐसे करके एक आयनिक हेड बनाते थे और इस तरह से इसका नॉन पोलर टेल बनाते थे। तो जो दो फैटी एसिड है ये नॉन पोलर टेल है, और ये जो ग्लिसरॉल है, ये जो फॉस्फेट और कोलिन वाला पार्ट है, कैन यू सी, ये चार्ज है। तो फॉस्फेट वाला पार्ट भी क्या होता है बेटा, चार्ज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये डीप्रोटोनेट करके इस तरह का नेगेटिव चार्ज अपने पे ले लेता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हेड पे क्या चार्ज हो गया, देखो ये हेड पे क्या चार्ज हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये टेल क्या हो गई, हाइड्रोफोबिक हो गई। तो इस तरह से बन जाता है फॉस्फोग्लिसराइड। ये फॉस्फोग्लिसराइड कहां पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, बहुत और तरह के लिपिड होते हैं जिनका स्ट्रक्चर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है ना, तो सम टिश्यूज स्पेशली न्यूरल टिश्यूज, some tissues especially neural tissues, इनमें क्या पाए जाते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स पाए जाते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक लिपिड का फैमिली है जिसको हम लोग बोलते हैं स्फिंगोलिपिड, वो पाया जाता है न्यूरल टिश्यू में। तो न्यूरल टिश्यू में मोर कॉम्प्लेक्स लिपिड पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्फिंगोलिपिड। अब स्फिंगोलिपिड का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम आप लिख लो कि स्फिंगोलिपिड पाए जाते हैं। बहुत तरह के स्फिंगोलिपिड होते हैं, एक जो सबसे सिंपलेस्ट होता है उसको बोलते हैं स्फिंगोसीन। ठीक है, दूसरा वाला होता है जिसको बोलते हैं सेरामाइड। ठीक है, एक होता है जो माइलिन शीट में पाया जाता है, उसको बोलते हैं स्फिंगोमाइलिन। बेटा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप पढ़ते हो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के अबाउट जो माइलिन शीट होती है उसमें लिपिड पाया जाता है, इंसुलेटिंग शीट होती। तो स्फिंगोमाइलिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्क्वान सेल बनाता है स्फिंगोमाइलिन, जो कि माइलिन शीट में पाया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं माइलिन शीट, और ऑब्वियसली यू नो कि माइलिन शीट इज पार्ट ऑफ न्यूरल टिश्यू। ठीक है, और एक दो और होते हैं, सेरेब्रोसाइड, गैंग्लियोसाइड एटसेट्रा। तो आप बस एनसीईआरटी की वो लाइन याद रखो कि सम टिश्यूज स्पेशली, कौन से टिश्यू, न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड्स विथ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। उसका बेस्ट एग्जांपल कौन है, स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स बहुत सारे हैं, जिसमें से एक स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है माइलिन शीट वाला स्फिंगोमाइलिन। तो आप ऐसे याद रखो न्यूरल टिश्यू में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिपिड पाए जाते हैं, सेरामाइड, सेरेब्रोसाइड, गैंग्लियोसाइड। बेटा गैंग्लियोसाइड में, सेरेब्रोसाइड में अगर शुगर पाई जाती है तो इसमें गैलेक्टोज शुगर पाई जाती है। कौन सी शुगर पाई जाती है, गैलेक्टोज। इसी वजह से गैलेक्टोज को हम लोग ब्रेन शुगर बोलते हैं। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये गैंग्लियोसाइड और सेरेब्रोसाइड में पाई जाती है। ठीक है, एनीवेज, सो सम टिश्यूज स्पेशली न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड्स विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले लिपिड में हम लोगों ने पढ़ा ग्लिसरॉल, उसके बाद टच किया फैटी एसिड, और फैटी एसिड के बाद हम लोगों ने स्टार्ट करा ग्लिसराइड। ग्लिसराइड में ग्लिसरॉल भी होगा और फैटी एसिड भी होगा। देन उसके बाद आ गया हम लोगों का फॉस्फोग्लिसराइड, वो फॉस्फोलिपिड है, उसमें फॉस्फोग्लिसराइड आ गया। फॉस्फोग्लिसराइड में फैटी एसिड भी था, ग्लिसरॉल भी था, और फॉस्फेट मोइटी भी था। फॉस्फेट मोइटी अगर आप नोटिस करो तो C1 पे था, फर्स्ट पोजीशन पे था ग्लिसरॉल के, और फैटी एसिड कहां पे था, सेकेंड एंड थर्ड पे। अभी लास्ट वाला फैटी एसिड हो चुका, ग्लिसराइड हो चुका, अभी लास्ट वाला लिपिड आ रहा है जिसका नाम है कोलेस्टेरॉल। ठीक है, तो लास्ट वाला जो लिपिड है वो कौन है, कोलेस्टेरॉल। और कोलेस्टेरॉल एक तरह का स्टेरॉल लिपिड है, स्टेरॉल लिपिड है। बेटा कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन का कंपाउंड है, बड़ा कंपाउंड है, और कोलेस्ट्रॉल का में स्टेरेन स्ट्रक्चर होता है, वो मैं बना के आपको समझाता। कोलेस्ट्रॉल का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, स्टेरेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो मैं आपको बना के समझाता। देखो कोलेस्ट्रॉल में याद रखना, कोलेस्ट्रॉल का फिगर एनसीईआरटी में बना है, इसमें 3 हेक्सागोनल रिंग होती है। देखो ये हो गई एक हेक्सागोनल रिंग, फिर ये हो गई दूसरी हेक्सागोनल रिंग, फिर एक हो गई तीसरी हेक्सागोनल रिंग। तो कितनी हेक्सागोनल रिंग हो गई, 3। और एक रिंग होती है जो होती है पेंटागोनल। इस तरह से एक रिंग कैसी है, पेंटागोनल।
मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी कर देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। इसमें 4 रिंग होती है, एक रिंग कैसी है पेंटागोनल और 3 रिंग कैसी है हेक्सागोनल, ठीक है। तो इसका नाम है रिंग ए, बी, सी और डी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल में 3 प्राइम पोजीशन पे OH होता है बेटा, इसीलिए इसका नाम क्या है कोलेस्टेरॉल। ये जो ऑल है, ये ऑल किस वजह से है, क्योंकि इसमें 3 प्राइम पे OH है। बी रिंग में इसमें एक डबल बॉन्ड होती है इस तरह से। नेक्स्ट, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये CH3 2 मिथाइल ग्रुप है और एक ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप होता है इस तरह का, एक ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो अगर आप काउंट करो तो इसमें 27 कार्बन आते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है जिसमें एक OH है और बाकी एक बड़ा सा फैटी ग्रुप है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसका जो OH वाला पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक हो जाता है, मतलब पोलर हो जाता है, हाइड्रोफिलिक हो जाता है, या ऐसा बोलो पोलर वाला पार्ट हो जाता है। और इसका ये वाला जो बल्क वाला पार्ट है ये कैसा हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है, ठीक है, मतलब हाइड्रोफोबिक हो जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट कैसा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। कहां कहां पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो हम लोग कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन समझते हैं, तो सेंटर में मैं लिख रहा हूं कोलेस्टेरॉल। और कोलेस्ट्रॉल का देखो कहां कहां लोकेशन है, क्या क्या कहां कहां पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल का जो पहला और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है एनिमल सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। बेटा अगर आप सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम देखो, जो आरबीसी का डायग्राम बना है सेल मेम्ब्रेन का सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में, वहां पे क्लियरली शो हुआ कि कोलेस्ट्रॉल इज पार्ट ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन। वो फॉस्फोलिपिड्स के बीच में पाया जाता है बेटा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये पार्ट किसके सेल मेम्ब्रेन का है, प्लांट के कि एनिमल के, एनिमल के सेल मेम्ब्रेन में, एनिमल सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है बेटा। इसीलिए कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता ही होता है। मिल्क भी एक एनिमल सोर्स से आ रहा है तो मिल्क में भी कोलेस्ट्रॉल होता ही होता है। लेकिन किसी भी प्लांट प्रोडक्ट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, चाहे वो पीनट हो, चाहे वो मस्टर्ड क्यों ना हो, अगर वो उसमें ऑयल भरा भी है तो भी उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। सो प्लांट सेल्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, एनिमल सेल्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, इसीलिए जनरली नॉन वेजिटेरियन फूड में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल इज पार्ट ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन। देखो अगर मैं यहाँ पे फॉस्फोलिपिड बना के आपको दिखाऊं तो इस तरह का फॉस्फोलिपिड ऐसा होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में ऐसा होता है ना फॉस्फोलिपिड, इसी के बीच में ही पाया जाएगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी अभी रिसेंटली आपने देखा, तो मैं उसको भी यहाँ पे शॉर्ट में बना दे रहा हूं कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। तो ऐसे कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो ये इसका पोलर पार्ट है और ये इसका जो रिंग्स होती हैं वो कैसी होती हैं इसकी, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर रिंग जो है वो इस तरह से टेल वाले पार्ट के साथ लगी हुई मिलती है, ऐसा, ठीक है। इस तरह से तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये पाया जाता है इस तरह से सेल मेम्ब्रेन में लगा हुआ, ठीक है। तो अगर ये देखो, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड है सेल मेम्ब्रेन का, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल बीच में ऐसे फॉस्फोलिपिड के पाया जाता है। ये एनसीईआरटी के डायग्राम की बात है, एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है इसका ऐसा, ठीक है। सो कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन बिटवीन फॉस्फोलिपिड। तो ये क्या है फॉस्फोलिपिड और ये क्या है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल मेम्ब्रेन की लेयर में पाया जाता बिटवीन फॉस्फोलिपिड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, दूसरा फंक्शन क्या है कोलेस्टेरॉल का, कोलेस्टेरॉल स्टेरॉयड हार्मोन बनाता है बेटा। कहां बनाता है, क्या बनाता है, स्टेरॉयड हार्मोन। तो बहुत सारे हार्मोन होते हैं जिनके जो कोलेस्टेरॉल से बनते हैं, जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, उनमें से कुछ के एग्जांपल आप जानते हो अच्छे से। एक होता है जो सेक्स स्टेरॉयड होता है, ठीक है। सेक्स स्टेरॉयड भी आप जानते हो, जो सेक्सुअली इंपॉर्टेंट स्टेरॉयड्स हैं, ठीक है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, जैसे कि
प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये सारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। इसको हम लोग पढ़ते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में। एक और होता है ईस्ट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट एक और तरह का स्टेरॉयड हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉयड। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में बनता है ना कॉर्टिकोस्टेरॉयड। बेटा कॉर्टिकोस्टेरॉयड में एक होता है कॉर्टिसोल और दूसरा होता है अल्डोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन, तो ये सारे के सारे जो स्टेरॉयड हार्मोन है जिनके नाम में स्टर स्टर आ रहा है, ठीक है, ये सारे जो है स्टेरॉयड हार्मोन, और ये किसके डेरिवेटिव होते हैं? कोलेस्ट्रॉल के, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बाइल सॉल्ट्स। बेटा बाइल पिगमेंट नहीं, बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स किससे बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल से बने हुए बाइल सॉल्ट कुछ नहीं होते, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट होते कोलिक एसिड के, तो दे आर कॉल्ड सोडियम एंड पोटेशियम कोलेट। ऑब्वियसली कोलेट जो कोलिक एसिड वाला पार्ट है वो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होता है, ठीक है। सो कोलेस्ट्रॉल से एनिमल का सेल मेम्ब्रेन बना है, कोलेस्ट्रॉल से स्टेरॉयड हार्मोन बने हैं, कोलेस्ट्रॉल से बाइल सॉल्ट्स बने हैं। बेटा कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी भी बनता है, विटामिन डी, स्पेशली विटामिन D3 जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल, बेटा ये जो कोलेकैल्सिफेरॉल है ये ऑयल सॉल्युबल विटामिन होता है। ADE के ऑयल सॉल्युबल होता है ना, तो विटामिन ADE के लिपिड है, जिसमें से विटामिन D3 एक फॉर्म है कोलेस्टेरॉल का जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। ये एक तरह का ऑयल सॉल्युबल विटामिन है, ये लिपिड विटामिन है, ऑयल सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। सो कोलेस्ट्रॉल के और भी सो ऑन एंड सो फोर्थ बहुत सारे फंक्शन है। कोलेस्ट्रॉल इज पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कोलेस्ट्रॉल इज प्रीकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। बेटा सेल चैप्टर में लिखा है कि स्टेरॉयडल हार्मोन कहां बनते? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। और कोलेस्टेरॉल के बारे में बायोमोलिक्यूल में एक बात और लिखी है कि एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड से बेटा एसिटिक एसिड बोलो या फिर आगे चल के इससे बन जाता है एसिटिल कोएंजाइम में। एसिटिल कोएंजाइम में का एसिटिल ग्रुप 2 कार्बन का होता है, तो 2 कार्बन का एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनता है मिनी स्टेप्स में। ये किसका एग्जांपल है? एनाबॉलिज्म का। बेटा छोटे से बड़ा बनता है तो क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। एसिटिक एसिड 2 कार्बन, कोलेस्ट्रॉल 27 कार्बन, ये किसका एग्जांपल है? एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है। छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, ये एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है। तो कोलेस्ट्रॉल एसिटिक एसिड से बनता है अपने बॉडी में, एक पाथवे का नाम है मेवालोनेट पाथवे, ठीक है, ये एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल अपने बॉडी में एसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में जैसे सिंपल मॉलिक्यूल से बनता है, और कोलेस्ट्रॉल एक बार जब बन जाता है तो सेल मेम्ब्रेन में जाके लग सकता है, वहां पे उसका नेटिव फॉर्म में रोल है। कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल से बाइल सॉल्ट बनता है जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है, और कोलेस्ट्रॉल से विटामिन D3 बनता है, बहुत सारे और भी डी विटामिन बनते हैं। ये विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सारे लिपिड देख लिए, स्टार्टिंग विद ग्लिसरॉल, then fatty acid, then glyceride, then phosphoglyceride, and eventually cholesterol. I hope you have made notes. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.